तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 4 वीडियो, या जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं होती है और रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग उपयोगी बनाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसमें जो है हम लोग बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से समझेंगे कि रासायनिक समीकरण की क्या क्या सीमाएं हो सकती है और रासायनिक समीकरण को हम कैसे उपयोगी बनाएंगे। यह वीडियो है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए वीडियो की। तो फाइनली हम लोग देखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि कोई भी अगर रासायनिक समीकरण लिखा होता है तो उसमें उसकी कितनी सीमाएं हो सकती है, मतलब कि उससे हमें क्या क्या पता चल सकता है। इन सभी बातों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो रासायनिक समीकरण की सीमाएं कहने का मतलब कि जब कभी भी अगर हम कोई समीकरण लिखते हैं रासायनिक समीकरण, तो उसमें हमें यह पता नहीं चलता है कि वह जो पदार्थ है वह जो अभिकारक है और अभिकारक से जो बनने वाले प्रतिफल है वह ठोस है, द्रव है या गैस है। या तो ये भी नहीं पता चलता है कि वह जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो वह ऊष्माक्षेपी है या तो ऊष्माशोषी है। अगर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो ऊष्माक्षेपी होता है, और अगर ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऊष्माशोषी होता है। तो ये मतलब समीकरण से हमें इन बातों का ध्यान मतलब इन बातों का जो है पता नहीं चलता है। तो इन बातों को पता नहीं चलने के कारण ही हम इसको कहते हैं कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं, मतलब कि जो सीमाएं उसकी क्या क्या हो सकती है, कि क्या क्या बता सकती है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। हम देखते हैं छोबो जो सीमाएं है इसका रासायनिक समीकरण का, उसको हम समझते हैं। जैसे मान लिया जाए एक समीकरण ले लिए CaCO3, और इसको इधर से ऐसे लिखते हैं, जब यह टूटता है तो यह क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह पदार्थ की कौन सी अवस्था है, या तो यह कैल्शियम ऑक्साइड जो है यह पदार्थ की कौन अवस्था है, या यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड है या कौन अवस्था है। अगर हम लोग जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अगर इस तरह से लिखा रहेगा जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं तो उस चीज के बारे में जानकारी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर इसी को हम लिख देते हैं कि या ठोस है, द्रव है या गैस है, या तो इसको भी हम लिख देते हैं या तो ठोस है या तो द्रव है या तो गैस है, तो हमें कुछ जानकारी मिल सकता है कि या जो कैल्शियम कार्बोनेट है या तो ठोस हो सकता है या तो द्रव हो सकता है या तो गैस हो सकता है। अगर अभी नहीं पता है तब हम इन तीनों बातों पर ध्यान देंगे कि यही तीनों कोई हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ लिख देंगे कुछ की ठोस है तो यह कौन सा पदार्थ है, ठोस है। तो रासायनिक समीकरण में ये कभी नहीं पता चलता है अगर सिंपल से लिखा रहता है कि यह जो अभिकारक है ठोस है, द्रव है या गैस है। तो यह रासायनिक समीकरण की सीमाएं कि हमें इन सीमाओं मतलब कि इसका जो सीमा यहीं तक है, बस खाली समीकरण मतलब कि दिया रहता है, विक्रिया दिया रहता है, लेकिन ये नहीं बताया हुआ रहता है कि यह जो पदार्थ है वह ठोस है या तो द्रव है या तो गैस है। दूसरी बात क्या बोलता है कि इसमें यह भी पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है या तो अवशोषण हुआ है। तो इन सभी बातों को जैसे कि मान लिया जाए कभी भी, जैसे कि मान लिया जाए इधर से लेते हैं, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये बनता है भाखड़ा चूना Ca के होल 2। जैसे अब इसमें देखिए कि हम जब कैल्शियम ऑक्साइड पर पानी डालते हैं, जल डालते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होते हुए, जैसे कि हम इससे पहले वीडियो में बताए होंगे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड पर जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और ताप में इस कारण से अभिक्रिया में जो होता है, अभिक्रिया के दौरान ताप में परिवर्तन होता है। और ताप में परिवर्तन होने का मतलब कि इसमें इससे ताप निकलना शुरू करता है, मतलब उत्सर्जन होता है ताप का। और जब ताप का उत्सर्जन होता है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है इसके कारण। लेकिन अगर हम इस तरह से लिख दें तो क्या हमें पता चल सकता है कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है या तो शोषण हुआ है, कभी पता नहीं चल सकता है। तो वही कह रहा है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं होती है कि हमें ना तो अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था पता चलती है, ना तो विक्रिया के दौरान ऊष्मा वह जो विक्रिया ऊष्माशोषी या तो ऊष्माक्षेपी, इन सभी बातों का पता नहीं चलता है। तो जैसे हम समझ चुके,
अब अगर हम लोग रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाना चाहते हैं तब कैसे बनाएंगे, तो ये भी एक टॉपिक है। तो हम लोग अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसका नामकरण दे दे, भौतिक अवस्था इसको लिख दें कि या ठोस है या भी ठोस है और ये गैस है, तो ये रासायनिक समीकरण उपयोगी बन गया है। और उपयोगी ही बनाकर लिखना चाहिए, तभी हम लोग को समझ में आ सकता है। तो ये अभी रासायनिक समीकरण का सीमाएं और उपयोगी बनाना होता है तो सब कुछ लिख देंगे। लिख क्या देंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जल है और ये बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस समय मतलब अभिक्रिया के दौरान अगर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो समीकरण के दाईं ओर, कहाँ दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा जाता है, और अगर ऊष्मा का शोषण होता है तो बाईं ओर ही प्लस ऊष्मा लिखा जाता है। तो इस समय ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, इस कारण से प्लस ऊष्मा दी, और ये जो हो गया समीकरण अब क्या हो गया, उपयोगी हो गया। लेकिन उपयोगी इसमें ये कारण आ रहा है, ये ठोस लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब बात कर रहा है कि अभिक्रिया किसके उपस्थिति में हुआ है। तो जैसे क्या हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऐसे ही रख देंगे तो ये आपस में ऐसे ही टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो नहीं। हम क्या करेंगे, जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब जाके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटता है। तो ये किसकी उपस्थिति में हुआ, तो ताप की उपस्थिति में। गर्म करना मतलब ताप की उपस्थिति में। तो जब जिसके उपस्थिति में कोई अभिक्रिया होती है उसको हम तीर के ऊपर या तो नीचे लिख देते हैं, या तो ताप के उपस्थिति में हो सकता है, या तो दाब की उपस्थिति में हो सकता है, या तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो सकता है, या तो सांद्रण की उपस्थिति में हो सकता है। तो अगर ऐसे ही डायरेक्ट लिखा हुआ था तो ये सीमाएं था, लेकिन हम इस समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए इसका भौतिक अवस्था भी लिख देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है ठोस है यानी कि एस है, और ये भी क्या है, ठोस है, और ये क्या है, गैस है। तो इन जैसे कि अगर हम ऐसे ही डायरेक्टली समीकरण लिखा था तो ये उनकी सीमाएं थी कि बस हमें इन चीजों का पता चलता है। लेकिन जब इसको उपयोगी बनाना था तो हम लोग क्या किया कि इसको जैसे कि कोई भी भौतिक अवस्था अगर ठोस में था तो ठोस लिखे, द्रव में था तो द्रव में लिखे, और गैस में था तो गैस में लिखे, और जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हुआ है उसको भी लिख दी। ये कुछ कुछ उपयोगी बन गए। मतलब हम लोग साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है और इसके मतलब कि इसको उपयोगी कैसे बनाते हैं। हम 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं और ये चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि अभिक्रिया का वेग, मतलब रासायनिक समीकरण से हमें यह नहीं पता चलता है कि यह जो अभिक्रिया का वेग क्या है, मतलब कि यह जो अभिक्रिया है वह 1 घंटा में होगा या तो 2 घंटा में होगा, ये पता नहीं। तो समीकरण से हमें इन 6 बातों का पता नहीं चलता है। पहला जो अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था, और दूसरा जो है कि अभिक्रिया के दौरान मतलब कि समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है या ऊष्मा का अवशोषण, और तीसरा क्या है कि तीसरा ये भी पता नहीं चलता कि अभिक्रिया जो है किसकी उपस्थिति में हुआ, और चौथा जो है कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग भी पता नहीं चलता है कि यह जो अभिक्रिया हुआ है उसको कितना समय होने में लगेगा, ये चौथा कंडीशन है। और पांचवा क्या है कि पांचवा मतलब कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोटक होती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो है विस्फोटक होती है जो कि हमें रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है। तो ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं है कि रासायनिक समीकरण केवल लिखा होता है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि वह कितना विस्फोटक है या कितना घातक है या कितना ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, कितना ऊष्मा का शोषण कर रहा है, या तो वह कौन सी भौतिक अवस्था में है, ठोस है, द्रव है, गैस है, या तो वह अभिक्रिया कितना जल्दी होने वाला है या कितना देर में होने वाला है। ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं, और इन सीमाओं से हमें ये सब चीजों का पता चलता है। और अगर इन सभी चीजों को अगर हम दर्शा देते हैं तो वह रासायनिक समीकरण किस चीज में परिवर्तित हो जाएगा, तो वह रासायनिक समीकरण उपयोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयोगी। आप देखते हैं छठा नंबर लास्ट कंडीशन जो क्या है, वह बोला कि विकारक की मात्रा, खर्च और प्रतिफल की मात्रा का निर्माण। मतलब रासायनिक समीकरण से हमें यह भी पता नहीं चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कितना विकारक की मात्रा खर्च हुआ है और कितना प्रतिफल का मात्रा का निर्माण हुआ, हमें इन सभी बातों का मतलब कि पता नहीं चलता है। तो ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं थी, और रासायनिक समीकरण की ये 6 सीमाएं थी कि मतलब कि इन सभी चीजों को पता नहीं चलता। अगर इन सभी चीजों को हम दर्शा देते हैं तो यह रासायनिक समीकरण क्या बन जाता है, उपयोगी बन जाता है।
तो ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं और रासायनिक समीकरण का उपयोगी हम लोग साथ साथ पढ़ चुके। ये अगर ये रासायनिक समीकरण की सीमाएं की वीडियो जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट जरूर करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपके लिए किस तरह का जरूरी था। अब अगले सीरीज का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर।